Hello and welcome to everyone present here. As students, you already know that I had begun the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and first of all, I had discussed with you the meaning of nationalism. Then, I had also discussed with you the famous painting of Frederick Cherieux prepared in 1848. Then, we had discussed about the first expression of nationalism in France and the different measures taken by the French revolutionists to create the sense of common identities among French people. Then we had also discussed about the Napoleon Bonaparte and his Civil Code of 1804, in which he had introduced the revolutionary changes in administrative setup in the areas where he had captured. Now it is time to discuss about the making of nationalism in Europe. यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का धीरे धीरे प्रसार होता है, फैलाव होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस में हो चुकी थी और फ्रांस के निवासियों और क्रांतिकारियों ने फिर ये अपने ऊपर जिम्मेवारी भी ली थी कि अब वो यूरोप के धीरे धीरे सभी देशों में नेशनलिज्म को फैलाएंगे, वहाँ से लोगों को राजतंत्र से छुटकारा दिलाकर लोगों को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये काम किस प्रकार से होता है। If you look at the map of the mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर आप मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास का मैप अगर यूरोप का देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ आजकल के जैसे नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. आजकल जिसे हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो मिड 18th सेंचुरी में 1750 के आसपास किंगडम्स में, डचीज़ में एंड कैंटम्स में बटे हुए थे. किंगडम्स बड़ा क्षेत्र होता है, डचीज उससे थोड़ा छोटा क्षेत्र होता है और उसके भी अपने शासक होते हैं, कैंटम्स उससे भी छोटा क्षेत्र होता है. तो अपने अपने स्वायत्त क्षेत्र में शासक लोग अपना शासन करते थे और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी. बड़ा और छोटा एरिया हो सकता था, उसी के हिसाब से उन्हें किंगडम, कैंटन्स एंड डचीज कहते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विदिन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में बिल्कुल ही निरंकुश राजतंत्र था और उस इलाके में विविध नस्ल और विविध भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी थी. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर. तो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में जहाँ निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, वहाँ के लोग बहुत विविधता लिए हुए थे और वो अपने को एक सामूहिक विरासत या सामूहिक सांस्कृतिक पहचान के रूप में नहीं देखते थे. Often even they spoke different languages and belonged to different ethnic groups. प्राय वहाँ के रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और उनके नस्ल भी अलग अलग होती थी. तो हम देखते हैं कि मतलब मिड 18th सेंचुरी में आज के जैसे देश जैसे नेशन स्टेट तो थे भी नहीं, और जो एम्पायर किंगडम हुआ करता था उसके अंदर रहने वाले निवासियों में भी काफ़ी विविधता होती थी. वो अलग अलग कल्चर के, अलग अलग नस्ल के होते थे और वो कभी भी अपने को सामूहिक पहचान के रूप में नहीं देखते थे. तो सामूहिक पहचान नहीं देखेंगे तो फिर अपने को किसी नेशन स्टेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर नेशनलिज्म की भावना आएगी भी नहीं. काफ़ी मुश्किल परिस्थिति थी उस समय. यूरोप ए पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रीजन्स एंड डायलेक्ट्स. अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझना पड़ते हैं कि हाउ मच लेवल द डाइवर्सिटी वॉज देयर, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ हैक्सबर्ग एम्पायर रूलिंग ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. तो किसी एम्पायर या किंगडम के अंदर रहने वाले लोगों में कितनी विविधता थी, अगर इस बात को समझना है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हैक्सबर्ग एम्पायर का, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था. और इसमें अलग अलग क्षेत्र आते थे. ऑस्ट्रिया आता था, हंगरी आता था, टेरोल आता था, सुडेटेलैंड आता था और बोहेमिया आता था. अब इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या विशेषता थी? मोस्टली द पीपुल इन डिफरेंट टेरिटरीज स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स. तो इस ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंदर रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग बोलियां बोलते थे. द एरिस्टोक्रेसी यूज्ड टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज. जो संपन्न तबका था, धनाढ़ वर्ग था, वो जर्मन भाषा बोलता था. लोम्बार्डी एंड वेनेशिया क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो इटालियन भाषा बोलते थे.
हंगरी क्षेत्र में रहने वाले लोग मैग्मार लैंग्वेज बोलते थे और ग्लेशिया क्षेत्र में रहने वाले लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. तो वी कम टू नो दैट ड्यूरिंग मिड 18th century the Europe was divided into kingdoms, duchies, and cantons, more or less larger and smaller territories having its ruler, and there was absolute monarchy in Central and Eastern Europe. And within these empire and kingdoms, people has used to have a much diversity among themselves. Often they used to speak different language, and they belongs to different ethnicity, and they did not recognize themselves as a sense of common belongingness to each other. It means they did not recognize themselves having common culture and common other aspects which may group them together or bind them together towards a nation. And it is quite clear by the taking example of Habsburg Empire, where we find that in different regions people used to speak different languages. Now, let us try to know what sort of groups used to live particularly in these रीजन्स ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी. तो मिड 18th सेंचुरी में ये जो किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स होते थे, इन इलाकों में मेनली 3 तरह के लोग समाज में रहते थे. एक तबका था जो दो एरिस्टोक्रेसी था, धनाढ़ वर्ग था, संपन्न वर्ग था. दूसरा एक मिडिल क्लास ग्रुप था और तीसरा किसानों का तबका था. तो अब हम देखते हैं कि इनकी क्या विशेषता थी. द एरिस्टोक्रेसी वी आर रिच एंड वेल्दी पीपुल. समाज में जो धनाढ़ वर्ग था वो काफ़ी धनी और संपन्न होता था. दे ऑफन दे यूज टू हैव स्टेट्स इन कंट्री साइड. गाँव क्षेत्र में इनका बड़े बड़े जमीन के मतलब क्षेत्र होते थे. कंट्री साइड में बहुत जमीन का ये मतलब मालिक होते थे. बड़े बड़े जमीन का इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी. स्टेट्स होते थे, भू संपत्ति होती थी. दे स्पोक फ्रेंच इन हायर क्लासेस एंड सोशल गैदरिंग्स. तो सामाजिक मतलब कोई उत्सव हो या गैदरिंग हो तो उस समय ये लोग अपनी एक भाषा, विशेष भाषा फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे. दे set up marriage contacts within their social status. So these people used to have social marriage ties with each other. Even they were used to live in different empires and different kingdoms. तो अलग अलग किंगडम, अलग अलग क्षेत्र में रहते हुए भी ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था ये आपस में जुड़े हुए थे और शादी विवाह का संबंध इनमें होता था. Then the next group is the peasant groups, and their percentage was very high. The peasants were the small farmers, छोटे छोटे किसान होते थे ये. They were known as serfs and were assigned to cultivate the vast land holdings of the एरिस्टोक्रेट लैंडलॉर्ड. तो धनाढ़ और संपर्क वर्ग का जो जमीन होता था उन्हीं पर ये छोटे छोटे किसान खेती करते थे और इन्हें सर्फ कहा जाता था. सर्फडम सिस्टम था वहाँ पर. तो मतलब इन्हें काफ़ी कम मतलब इन्हें आमदनी होती थी, आय होती थी खेती से, और ये किराए पर ज़मीन भी लेते थे और एक सिस्टम था सर्फडम, उसके तहत ये खेती करते थे. Apart from these two groups, aristocracy and peasants, a new middle class group emerged after इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. मिड 18th सेंचुरी से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी शुरू हो चुका था और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान बिजनेस क्लास एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स सोसाइटी में उभर कर आए. तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आते थे. And these middle class people are going to be very very important because these middle class people are the cradle of first nationalism that is known as the liberal nationalism in Europe. तो यही जो मिडिल क्लास है, न एरिस्टोक्रेसी में न पीजेंट्स में नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले आई. नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले किन के बीच में आई? न्यू मिडिल क्लास के में, जो कि बिजनेस क्लास और प्रोफेशनल्स होते थे. और इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स भी आते थे, बिजनेसमैन भी आते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते थे और ये पढ़े लिखे लोग होते थे. तो इन्हीं लोगों के बीच में यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना आई और फ्रांस में भी इन्हीं लोगों के बीच में आई थी. और इनके बीच में जो नेशनलिज्म की भावना आई उसे हम लोग लिबरल नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं. तो फिर हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे
what is the meaning of liberal nationalism and what sort of theories they used to have about the sort of governments and types of administration. So in this way, we come to know that during mid 18th century, there used to be no any nation state as we know today as Germany, Switzerland. There used to be kingdoms, duchies, and cantons whose ruler has autonomous territory, and mainly three groups of people used to live: aristocracy, which always used to speak French language, and they were the owner of vast estates in countrysides, and they were also having marriage ties, although they used to live in different kingdoms and empires. The large population belonged to the peasant class, and they were called serfs. They were small farmers, and they used to cultivate on the land of landlords or the land of aristocracy. And during mid 18th century, the industrialization process had started, and the new middle class emerged, and it included businessmen, industrialists, and professionals like doctor, engineer, teacher, lawyers, and these were the people where the first time, the feeling of national unity and the feeling of nationalism emerged, which we will discuss in next topic. Okay.